Hello friends, welcome to Kavish IAS Converting Possibilities into Reality. आज हम एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक दैट इज द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट ऑन सेम सेक्स मैरिज इसके बारे में पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को नो कह दिया है। किन टर्म्स में कहा है, किस लिए कहा है, इन सब का डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही हमें समझना होगा कि सेम सेक्स मैरिज की जरूरत क्या है, क्यों एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी ने सेम सेक्स मैरिज के लिए पिटीशन किया था। बहुत सारे रिक्विजिशंस एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी फाइल करती है, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस, सक्सेशन, होम रेंटल या फिर बाइंग एनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। इन सब जगहों पर क्योंकि उनका सेम सेक्स मैरिज नहीं है, बिकॉज दे कैन नॉट गेट मैरिड टू द पर्सन ऑफ डिजायर, वहां पर उनको कुछ बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं, इसलिए सेम सेक्स मैरिज की अपील की गई थी। So we will focus on what are the needs for the same-sex marriage, what could be the benefits, what could be the pros after it, and what could be the cons to it. उसके बाद आता है SMA, दैट इज द स्पेशल मैरिज एक्ट। ये एक्ट आया था 1954 में। इसका जो डेफिनेशन है, इसी की डेफिनेशन को यूज करके वहां पर एक टर्म यूज हुआ है, उसी को यूज करके एक्चुअली सेम सेक्स मैरिज को प्रमोट करने की कोशिश की गई थी। बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, हम दूसरे कंट्रीज में शादी कर सकते हैं, दूसरे रिलीजन में शादी कर सकते हैं, तो फिर दूसरे जेंडर में क्यों क्यों एक मैरिज में एक को मैन होना होगा, एक को वुमन होना होगा। इन सब पॉइंट्स को लेकर के स्पेशल मैरिज एक्ट को उठाया गया था और यहाँ पर कुछ चेंजेस लाने की अपील की गई थी। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या जस्टिफिकेशन दिया है, ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट का क्या रिस्पॉन्स है। After the Supreme Court has said no to the same-sex marriage, it doesn't actually abolish or discriminate against the LGBTQ community. उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए क्या क्या प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं वो भी हमें देखने होंगे, और एक सोसाइटल चेंज जो आ रहा है उसको लेकर ग्लोबली क्या क्या स्टेटस है वो भी हमें देखना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विद टुडेज टॉपिक। So first of all, we need to understand what are the different meanings of these letters LGBTQIA+++. क्या प्रॉब्लम है? L stands for lesbian, girl oriented towards a girl, gay, boy oriented towards a boy, bisexual, B stands for bisexual, when a person can be oriented towards any of the gender. Transgender means a person who was born with one biological sex, that is could be a girl or could be a boy, बाद में उसने अपनी सर्जरी करवा ली या फिर हार्मोनल थेरेपी करवा ली और उसने अपना जेंडर चेंज कर लिया, मींस बॉय टू गर्ल और गर्ल टू बॉय, दैट इज ट्रांसजेंडर। तो यहाँ पर जो प्रोविजंस हम पढ़ेंगे, जो LGBTQIA ने जो प्रोविजंस अपील की थी, वहां पर एक्चुअली ट्रांसजेंडर्स को एक फायदा है, बट उस फायदे के चलते इन द लेटर ईयर्स दूसरे कुछ प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स रेज किए हैं। वी विल सी टू दैट। फिर आता है क्वियर, Q stands for queer or questioning. This is an umbrella term for all these letters. सबको लेकर के ये पॉइंट है। फिर आता है I, intersex. That means a person जिसके फीमेल और मेल फीचर्स दोनों होते हैं, वो उनके साथ ही बॉर्न होता है और फर्दर कैरी ऑन करता है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी टर्नर सिंड्रोम होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, ये बाय बर्थ होता है। फिर आता है asexual, A stands for asexual, that means a person who is not oriented sexually to anybody. The problem is अभी तक तो इन सारे लेटर्स के मोर और लेस मतलब हमें पता है, एक्सेप्ट क्वियर। क्वियर एक अम्ब्रेला टर्म है। प्रॉब्लम ये है कि बाद में प्लस 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 आता है, मींस यहाँ पर कुछ और एडिशंस हो सकते हैं। द थिंग इज, हमने आज तक जो पढ़ा है, हम जानते हैं वहां पर पहले दो ही जेंडर्स हुआ करते थे, दैट इज मेल और फीमेल। उसके बाद इंटरसेक्स आया, वो भी बायोलॉजिकल स्टेट बाय बर्थ होता है, तो उसे भी चेंज नहीं किया जा सकता, उनके भी कुछ राइट्स है, वो हमें प्रोवाइड करने होंगे। उसके बाद L, G, B, ये सब कुछ बहुत कुछ आने लगा, ठीक है, वो भी एक्सेप्टेड है, बट ये प्लस प्लस प्लस, दैट मीन्स इसका इवोल्यूशन और भी हो सकता है। तो सोसाइटी कितनी डाइवर्स हो जाएगी, कितने सारे प्रोविजंस हमें उनके लिए भी चेंज करने होंगे जो कि अभी तक आए भी नहीं है। फ्यूचर यूथ के लिए कितना कंफ्यूजिंग हो जाएगा, एक पर्सन को दूसरे पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए कितना कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि उसे किस तरह से
एड्रेस किया जाए, ही बोलकर या शी बोलकर, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है और ये आजकल के यूथ के लिए भी बहुत प्रॉब्लमैटिक है. एज अ ट्रेंड दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड एज अ सेंस ऑफ फैशन. कहीं कहीं पे इसको एज अ सेंस ऑफ फैशन भी ले लिया जाता है अनफॉर्चुनेटली, जो बायोलॉजिकली नहीं भी है. कुछ लोग साइकोलॉजिकली इसको एज अ सेंस ऑफ फैशन ले लेते हैं, ट्रेंड ले लेते हैं और फिर अपना जेंडर अपने आप को किसी दूसरे तरीके से आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करते हैं. ये सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो सकता है इफ दिस कंटिन्यूज इन दिस वे. सो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स है एंड वी नीड टू एड्रेस दीज इश्यूज. लेट अस मूव फर्दर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नीड फॉर द सेम सेक्स मैरिज. क्या जरूरत है? ऑल्दो हमारा देश सिविल यूनियन को ग्रांट करता है. सिविल यूनियन मीन्स LGBTQ community आपस में they can live together. Although they cannot get legally married, they can still live together. उनको वो freedom है. But still, when they are living together, they cannot set up a family. जैसे कि उनको बेबी नहीं हो सकता है, वो अपना घर नहीं खरीद सकते हैं, पेंशन की प्रॉब्लम होती है, इस तरह की प्रॉब्लम. ये सारे प्रॉब्लम्स एक हेटेरोसेक्सुअल कपल को फेस नहीं करना पड़ता. हेटेरोसेक्सुअल मीन्स दो अलग अलग जेंडर के पर्सन, एक वहां पर मैन होता है और एक वुमन होती है. Okay, so there is a husband and there is a wife. When there is a husband and a wife, they can adopt a child. But एक homosexual couple में adoption अभी तक allowed नहीं है. क्यों? क्योंकि जो बेबी पलेगा बढ़ेगा उसे समझ में नहीं आएगा कि who is the father and who is the mother. और ये important है. जब एक लेडी मदर बनती है तो बहुत से हार्मोनल चेंजेस होते हैं that makes her a mother, right? But if the baby is being raised by two fathers, maybe उसको वो maternal love completely ना मिले. ये सब कुछ physiological and psychological होता है. So for the upcoming generation जो baby actually raise हो रहा है उसके लिए काफी सारी चीजें बहुत confusing हो जाएगी. Maybe उसका पालन पोषण incomplete हो जाएगा. Then comes the point of succession. For example, suppose two homosexual individuals are living together. Fine. अगर एक को कुछ हो जाता है तो दूसरे को उसकी प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा. Suppose they have been staying for 30 years. They have shared everything. After that, अगर एक इंसान किसी वजह से चला जाता है या फिर उस कोई भी रीजन होता है तो उसकी प्रॉपर्टी का शेयर दूसरे उसके पार्टनर को नहीं मिलेगा. दूसरे कुछ बेनिफिट्स जैसे कि पेंशन बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे. इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से सेम सेक्स मैरिज के बारे में पिटीशन किया गया था और कहा गया था इसको स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर लाया जाए. व्हाई स्पेशल मैरिज एक्ट? वी विल सी टू इट. Let us first elaborate what could be the pros and cons of same sex marriage. Okay. The point is जब हमारे देश में किसी राइट की बात आती है, हमारे देश में हो या फिर ग्लोबली हो, when we claim any right, a right can be granted only when there is a blood relation or a marriage. Either वो उसी फैमिली का ब्लड रिलेटिव होना चाहिए या फिर शादी करके एक रिलेशनशिप सेटअप किया जाता है. सो जब होमोसेक्सुअल कपल्स में ब्लड रिलेशन तो है ही नहीं, अगर मैरिज भी नहीं होता है तो उनको कुछ राइट्स नहीं मिलेंगे. ठीक है. अगर सेम सेक्स मैरिज अलाउड हो जाता तो क्या क्या फायदे होते? फर्स्ट ऑफ ऑल, वो लोग अडॉप्ट कर सकते. दे कुड हैव सेट अप देयर ओन फैमिली. इंश्योरेंस मिल सकता था, पेंशन बेनिफिट मिल सकता था, सक्सेशन या फिर इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता. आजकल रहने के लिए जाने के लिए भी उनको रेंटल अकोमोडेशन नहीं मिलता. काफी फैमिलीज हैं जो कि होमोसेक्सुअल कपल्स को अलाउ नहीं करती. सो रेंटल अकोमोडेशन हो जाता. प्रॉपर्टी खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. And the most important thing is the constitutional rights to dignity, right to life, right to equality, and further it promotes fraternity. Right to equality falls under Article 14, right to dignity falls under Article 15, right to life falls under Article 21, and ultimately all these things will promote fraternity. सो एक हेटेरोसेक्सुअल कपल जो राइट्स एंजॉय करती है, जो बेनिफिट्स एंजॉय करती है, वो होमोसेक्सुअल कपल्स को भी मिले, इसके लिए सेम सेक्स मैरिज वाज वेरी इंपॉर्टेंट. बट व्हाट कुड बी द कॉन्स टू इट?
First of all, the meaning of marriage will be altered. So marriage को हमारे देश में एक institution के हिसाब से माना जाता है. It's not a very casual thing and it keeps on evolving, right? It offers you with certain rights, certain benefits and certain responsibilities as well. Now, marriage अगर कोई भी किसी के भी साथ कर लेगा तो बहुत सारी जगहों पर confusion आ जाएगा. For example, who is who? If there is a lesbian couple, who is the husband, who is the wife? Fine. If there is a gay couple, who is the husband, who is the wife? Because in a heterosexual couple, एक वुमेन के कुछ दूसरे राइट्स होते हैं, मैन के दूसरे राइट्स होते हैं. ठीक है, दोनों का से अलग होता है. कहीं ना कहीं नेचुरली दोनों के ड्यूटीज भी अलग होते हैं. नेचर ने जो मैन एंड वुमन बनाया है, देयर इज अ डिविजन ऑफ लेबर and division of responsibility. Of course, as an individual, हम लोग सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सारे काम कर सकते हैं एक आध को छोड़ करके. एक औरत भी सारे काम कर सकती है और एक मर्द भी सारे काम कर सकता है. बट स्टिल ये जो डिविजन ऑफ लेबर दिया गया है, नेचर ने जो बनाया है, इसका एक इम्पोर्टेंस है ताकि एक इंडिविजुअल पे सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना आ जाए. अगर उस पे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगे तो फर्दर वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, उसकी फैमिली सस्टेन नहीं कर पाएगी, उसका फ्यूचर जनरेशन भी ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा. सो इन दिस केस डिविजन ऑफ लेबर किस तरह से होगा, कौन सा फायदा किसको मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रह जाता है. कमिंग टू डिवोर्स. फाइन, डिवोर्स में भी कुछ फायदे जनरली वुमेन को मिलते हैं, मेन को कम मिलते हैं. राइट, फॉर एग्जाम्पल एलमनी होता है एंड ऑल. फर्दर कुछ क्लेम्स होते हैं जो वुमेन मैन के अगेंस्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल फोर्स्ड फिजिकल रिलेशन. ओके, इन दिस केस किसने किसको फोर्स किया, कोई क्लेम नहीं कर पाएगा. यहां पर एक प्रॉब्लम है. फाइन, किसको किससे डिवोर्स चाहिए, हस्बैंड को वाइफ से या फिर वाइफ को हस्बैंड से, ये डिफाइंड नहीं होता है. राइट, उसके बाद अपकमिंग यूथ. अगर अडॉप्शन होता है तो फ्यूचर में जो बेबी रेज हो रहा है उसकी अपब्रिंगिंग ही इस तरह से हो जाएगी कि आइदर आई कैन सस्टेन विथ 2 मदर्स और 2 फादर्स. ओके, मदरहुड एक्चुअली क्या होता है, जो कि एक्चुअली बायोलॉजिकल मदर प्रोवाइड कर सकती है, उसे पता नहीं चलेगा. या फिर एक बायोलॉजिकल फादर क्या होता है, उसे पता नहीं चलेगा. दूसरा एक होगा जो आजकल के टीनेजर्स हैं, उनको ये सारे टॉपिक्स जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, बहुत क्यूरियस लगने लगते हैं. Sometimes they try to fit in those controversies. Maybe they are biologically straight, they are man and woman completely fine and psychologically as well. But इस तरह की जब खबरें आती रहती हैं, जब इस तरह की कंट्रोवर्सीज होते रहते हैं, तो स्लोली उनका माइंडसेट चेंज होने लगता है. तब जो LGBTQIA में प्लस 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 है, वो ये प्लस 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 को भी डिफाइन करना शुरू कर देंगे और सोसाइटी में ये डिविजन्स ऑफ जेंडर बढ़ता रहेगा. फाइन, नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम ऑफ इंसेस्ट. इंसेस्ट मीन्स एक ही फैमिली में मैरिज होना. इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक डिजीज ये बढ़ते रहते हैं जब इंसेस्ट होता है. इसीलिए काफी रिलीजन्स में इन्हें गलत माना गया है और काफी रिलीजन्स में ये स्टिल अलाउड है. नाउ अगर हम लोग सेम सेक्स मैरिज, जो कि एक पिटिशन है, ऑफ कोर्स इसके काफी सारे प्रोज हैं, बट इस तरह से अगर हम बार बार मैरिज का मतलब ही बदलने लग जाएंगे तो कुछ साल बाद इंसेस्ट को भी लीगलाइज करने का पॉइंट रेज हो जाएगा. सो वी हैव टू थिंक ऑफ द फ्यूचर एज वेल. अडॉप्शन, यस, जो कह दिया था कि अडॉप्शन के लिए भी जो अपकमिंग बेबी है उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा और उसके डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए SC ने नो कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने नो कह दिया कि नो, सेम सेक्स मैरिज कैन नॉट बी अलाउड. बट उनके ये फायदे को ध्यान में रखते हुए कुछ पॉइंट्स रूल किए हैं. वी विल फोकस ऑन देम एज वेल. नाउ हु अपोजेस दिस पिटीशन, कौन अपोज करता है? नंबर 1 इज सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट, करंट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपोज करती है, नहीं होना चाहिए. ठीक है. दूसरा है NCPCR, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. ओके, बच्चों के अधिकार के लिए ये एक बॉडी है. ये लोग भी
अगेंस्ट हैं सेम सेक्स मैरिज के. दे डू नॉट वांट अडॉप्शन बाय क्वियर कपल्स, क्योंकि बच्चों का ग्रोथ डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं होगा. ठीक है. फिर अनदर बॉडी ऑफ इस्लामिक स्कॉलर्स, इन्होंने भी, ये इंडियन बॉडी है, इन्होंने भी कंसर्न रेज किया है, दैट इज बाय द जमियत उलामा ई हिंद. दे आर ऑल्सो अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ मैरिज. Now let us talk about the loophole, that is the Special Marriage Act. Special Marriage Act का definition क्या है, more or less वो क्या कहता है? It provides a secular and non-discriminatory legal framework from marriage. ठीक है, secular सभी religion के लोग, सभी caste के लोग intercaste, interreligion marriage कर सकते हैं and allows individuals to marry without being subject to traditional customs and rituals associated with their respective religions. The loophole lies over here. It talks about individual. इस एक्ट में मैन या वुमेन ऐसे डिस्क्राइब नहीं किया गया है. इसी लूप होल को लेकर के पिटीशन किया गया है कि यहां पर मैन एंड वुमेन नहीं कहा गया है, इंडिविजुअली. ठीक है. दे आर टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल, अ पर्सन. वो कोई भी हो सकता है, दो मैन हो सकते हैं, दो वुमेन हो सकते हैं, एनीथिंग कैन हैपन. सो क्यों ना स्पेशल मैरिज एक्ट को, द पिटिशनर हैज क्लेम्ड, क्यों ना स्पेशल मैरिज एक्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ पर क्वियर कम्युनिटी के लिए भी मैरिज को अलाउ कर दिया जाए, ताकि हमें भी वो सारे बेनिफिट्स मिले, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नो. ये वर्डिक्ट 3:2 में आया था, 5 जस्टिसेस वर देयर, 3:2 में रेशियो आया है, 3 लोगों ने ना कहा है, 2 लोगों ने हाँ कहा है. ठीक है. ओवरऑल इट वाज अ नो, जहां पर ये कहा गया है नहीं, स्पेशल मैरिज एक्ट को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता. अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट को मॉडिफाई करते हो तो धीरे धीरे इसके बाद और भी बहुत सारे एक्ट्स, हिंदू मैरिज एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट, इस तरह के बहुत सारे एक्ट्स हैं और हर एक्ट के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. उन सबको चेंज करना पड़ेगा. उसके बाद इंसेस्ट के लिए भी कोई लीगलाइज करने की बात कहेगा, उनको फिर चेंज करना पड़ेगा. तो ये इतना कैजुअल नहीं होना चाहिए कि हम ऐसे ही कोई एक्ट बदल दें. सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिस्पॉन्स दिया? द एसए में, दैट इज द स्पेशल मैरिज एक्ट कैन नॉट बी स्ट्रोक्ड डाउन. इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. इट इज अ सेक्युलर लेजिस्लेचर, मीन्स हर रिलीजन के लिए एप्लीकेबल है. हमारे देश में वी आर अ सेक्युलर कंट्री, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, उन सभी के सिक्योरिटी के लिए ये स्पेशल मैरिज एक्ट है. फिर आता है कारा, दैट इज सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी. ओके. दे डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एटिपिकल पेरेंट्स. Atypical, typical parents is a man and a woman. Atypical, something else than that. Fine. Then the next decision needs to be taken by the parliament. So कहीं ना कहीं ये मूव ऑन हो जाती है गवर्नमेंट की तरफ. तो उन्होंने कहा कि हम लोग रूल्स, लॉज नहीं बना सकते हैं. लॉज बनाना, एक्ट्स बनाना, ये पार्लियामेंट का काम है. वी कैन सी इफ द लॉज आर बीइंग अपहेल्ड प्रॉपरली, क्या वो मेंटेन्ड हो रहे हैं, मॉनिटर्ड हो रहे हैं, हम वो देख सकते हैं. वी कैन नॉट मेक लॉज. ओके. बहुत सारे एक्ट्स हैं इंडिया में, जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट. ये बहुत सारे एक्ट्स हैं, इन सबको रिवाइज करना हो जाएगा तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. नाउ ये जो LGBTQIA, इन सब में जो एक्चुअली मैरी कर सकता है, दैट इज द ट्रांसजेंडर पर्सन. ट्रांसजेंडर मीन्स व्हाट? जैसे कि मैंने कहा था, जो बायोलॉजिकली बॉर्न हुआ था इन वन जेंडर, बाद में उसने थ्रू हार्मोनल थेरेपी या फिर थ्रू सर्जरी अपना जेंडर बदल दिया. ठीक है. जो दूसरे इंडिविजुअल्स होते हैं डू नॉट चेंज द जेंडर इन लेटर years, so we tend to be cis. Okay, cisgender. And those, अगर हम अपना जेंडर बाद में बदल देते हैं थ्रू सर्जरी या फिर हार्मोनल थेरेपी, we become transgender. ठीक है. So because transgender is also biologically converted, physiologically उसका कन्वर्शन हो चुका है, तो वो सेम सेक्स मैरिज के अंडर नहीं आएगा एंड ओवरऑल वो नॉर्मली भी शादी कर सकता है. ठीक है. ये हो सकता है.
तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को अप्रूवल नहीं दिया, बट स्टिल दे हैव एंश्योर्ड दैट क्वेयर कम्युनिटी को कुछ प्रोविजंस मिले, उनकी सिक्योरिटी बरकरार रहे, उनके अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ओके, सो उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स उठाए गए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, दे हैव रिकॉग्नाइज्ड सिविल यूनियन, मींस कोई भी क्वेयर कपल की यूनियन को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उसको इलीगल नहीं माना जाएगा। ठीक है। Transgender persons in heterosexual relationship means a person who has converted his or her gender in a heterosexual relationship have the right to marry. वो शादियां कर सकते हैं। No harassment of queers by summoning them to the police station to inquire about their sexual identity will be allowed. ये नहीं हो सकता, किसी को भी पुलिस हरास नहीं कर सकती। No person shall be forced to undergo any hormonal therapy. यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, दैट इज ट्रांसजेंडर्स शादियां कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी को बदल दो। कहीं ना कहीं अ पर्सन इज क्लेमिंग दैट आई वांट टू स्टे अ फीमेल एंड स्टिल वांट टू गेट मैरिड एज अ फीमेल, उसके बाद शादी करने के लिए वो अपना जेंडर दोबारा बदल ना दे जस्ट टू गेट मैरिड। ओके, ये नहीं होना चाहिए। Ensure that there is no discrimination in access to goods and services. Sensitize the public about the queer rights. लोगों में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। Create a hotline for the queer community. अगर queer community के अगेंस्ट कहीं पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर वो किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं बिकॉज ऑफ देयर ओरिएंटेशन, उनके लिए एक हॉटलाइन प्रोवाइड किया जाएगा। Create safe houses और गरिमा गृह for the queer couples. Ensure intersex children means those who are born with the male and female both features, okay, are not forced to undergo any surgery or hormonal therapy or anything. वो अपनी आइडेंटिटी को एज इंटरसेक्स मेंटेन कर सकते हैं, ये उनका इंडिविजुअलिटी है एंड दिस इज देयर राइट। Next point is, what is the global status for the LGBTQIA community? Globally क्या status है? Currently, 32 countries have legalized same-sex marriage and these currently fall under the odd countries. ठीक है, odd countries अभी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि these are less in number. Out of all these many countries, this is a very small number of countries. They have agreed to it. That is why it is called odd country. Okay. In Asia, Taiwan is the first country to legalize the same. और अगर इंडिया में ये legalize होता तो we would have become the second country. Fine. So finally, I would like to end the discussion over here. Thank you and have a nice day.